हेलो क्लास 10th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट और बहुत सारे टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 8 आपके लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और सीबीएसई बोर्ड, उसके अलावा कुछ स्टेट बोर्ड्स जैसे यूपी, एमपी और बिहार बोर्ड्स, ये सब आपके लिए अवेलेबल है और आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर 5th यानी पोम हमारी है, वो है द ट्रीज़ यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है, इसी में आपकी जो पोम दी गई है द ट्रीज़, आज हम करने वाले हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इसे लिखा है एड्रियान रीच ने। एड्रियान रीच एक बहुत ही अमेजिंग पोएटिस रही हैं स्टूडेंट्स। ये शी वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, यानी ये यूएस के बाल्टीमोर में मेरीलैंड में इनका जन्म हुआ था ऑन 16 मई 1929 और इनकी डेथ हुई थी 27 मार्च 2012। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही रेडिकल पोएट थी। रेडिकल पोएट का क्या मतलब होता है? एक तो फेमिनिस्ट थी, एक तो ये इन्होंने करीब 20 वॉल्यूम्स लिखी हैं, 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी कविताओं की लगभग 20 खंड या वॉल्यूम्स इन्होंने लिखे हैं। और इन्हें फेमिनिस्ट यानी फीमेल्स या विमेन के ऊपर तो ये लिखा ही करती थी, उनके बारे में ये लिखा करती थी। इसके अलावा इन्हें एक रेडिकल पोएट भी कहा गया है। अभी एक चीज़ याद रखिए, ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ना, whenever you are explaining her, explaining about her, आपको डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, दैट शी वॉज अ फेमिनिस्ट एंड शी वॉज अ रेडिकल पोएट। क्यों? फेमिनिस्ट का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है जब औरतों के बारे में हम लिखा करते हैं, उनकी दुख के बारे में या उनकी समस्याओं के बारे में, या किस तरह एक वुमेन क्या चाहती है, उस हिसाब से जब उनके बारे में बात की जाती है तो उसे कहा जाता है फेमिनिस्ट। और इनके बारे में लिखना कहा जाता है फेमिनिस्ट राइटर्स होते हैं वो। नाउ रेडिकल का मतलब क्या होता है? वैसे तो रेडिकल का मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कंप्लीट भी होता है और रेवोल्यूशनरी भी होता है, और या कहें क्रांतिकारी। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई क्रांतिकारी यानी आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं अगर, तो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ बेसिकली ये इस तरीके की बातें लिखा करती हैं या इस तरीके के मुद्दों पर बात किया करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इनके पोएम्स वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही सीधी सरल होती हैं, बहुत मुश्किल वैसे नहीं होती, लेकिन उनमें जो मुद्दे, इन्होंने जिन मुद्दों पर बात की होती है वो बहुत ही अहम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और सोसाइटी में, समाज में वो बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन रखते हैं और उसकी वजह से काफ़ी बदलाव भी आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही अहम एक पोएटेस है एड्रियान रीच। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पोएम है उससे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको आज नहीं, जैसे जैसे आप बड़े मैच्योर होते चले जाएंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन हर पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझना है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि जो थीम है इस पोम की वो क्या है। उसके पहले मैं बता दूं, ये है इसका हिंदी अनुवाद, जिसमें यही बताया गया है कि एक फेमिनिस्ट किस्म की ये एक पोएट रही हैं और एक रेडिकल पोएट रही हैं, यानी ऐसे मुद्दे और ऐसे विषय पे बात करना जो एक बड़ी क्रांति ले आए, बड़े बदलाव ले आए हमारे समाज में, हमारी सोच में। अब थीम क्या है इस पोम की? बेसिकली इसकी थीम ये है पौधों के बारे में। जैसे ट्रीज, पेड़, नाम ही पेड़ दिया गया है इस पोम को, तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ट्रीज के बारे में लिख रही हैं, पेड़ों के बारे में लिख रही हैं। तो पेड़ों के बारे में क्या लिख रहे हैं? क्या उन्हें नहीं काटना चाहिए? क्या उन्हें क्या नहीं करना चाहिए उनके साथ? पेड़ कम होते जा रहे हैं। वेल, बेसिकली ये बता रही हैं पेड़ों के हैबिटेट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे कुछ भी हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, उनका एक हैबिटेट होता है जहाँ पर वो रह सकते हैं, जहाँ उनका सर्वाइवल है। अब हम जैसे बाकी प्लैनेट्स पे अब अलग अलग यान भेजते रहते हैं, तो यही देखते हैं ना कि वहाँ जीवन है या नहीं। तो जीवन है या नहीं का क्या मतलब है? क्या वहाँ ऑलरेडी चाहे पेड़ पत्थर वगैरह ही हो,
क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहे वहाँ पर? वेल बेसिकली ये देखा जाता है कि क्या इंसान वहाँ सर्वाइव कर सकता है? क्या पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं क्या वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? जैसे बिना ऑक्सीजन के क्या हम जिंदा रह सकते हैं? जी नहीं, हम जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह जैसे इंसानों का एक हैबिटेट होता है, जानवरों का भी होता है, पेड़ पौधों का भी होता है, उसके अंदर अगर हम बदलाव लेकर आएंगे, चेंज कर देंगे, तो वो क्या जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी बारे में ये पूरी पोएम है कि जो पेड़ पौधे हैं ना, वो इंसानों से खासा नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो उनको जंगलों से काट पीट के कहाँ लेकर आ गए? अपने घरों के अंदर सजावट का सामान बनाने लग गए हैं हम उन्हें। तो जब लेकर आते हैं तब तो एक छोटे से पौधे के रूप में लेकर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाता है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो इंसानों के एक समय के बाद इंसानों के बस की बात नहीं रहती उसे पूरा करना, और धीरे धीरे वही पेड़ वो मुरझाने लग जाता है। तो इसीलिए जो है पेड़ है ना वो इंसानों से नाराज़ हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो एक है ना नोक झोंक सी चल रही है आपस में इंसानों और पेड़ों के बीच में, एक दरार सी है। आइए इस थीम का रिटन एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसान जो हरकतें कर रहे हैं ना उनसे कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। Thus, there is a conflict between man and nature. A plant is brought inside the house when it is a sapling, but as it grows, sapling का मतलब होता है जो छोटा सा पौधा होता है ना तब इट गेट्स सफोकेटेड विद द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल। जैसे जैसे बड़ा होता है तो घर तो लिमिटेड एरिया होता है ना, वहाँ पर आप कितनी जगह दे दोगे एक पौधे को जब वो पेड़ बनेगा? तो जब उसको जगह नहीं मिलती एक पेड़ को तब वो सफोकेशन होने लग जाती है, उसे दम घुटने लगता है उस पेड़ का। सो इट डिपार्ट्स टू फील फ्री। द ट्रीज आर दस मूविंग आउट फ्रॉम द पोएट्स हाउस टू द फॉरेस्ट टू फ्री देमसेल्व्स। Humans must understand that their actions are impacting negatively on nature and mend their ways before it's too late। यानी इंसानों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो एक्शंस उनके हैं ना वो नेचर को बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट असर डाल रही है, बहुत ही गलत असर डाल रही है। और इसीलिए हम इंसानों को हमारे रवैये को सुधारने की ज़रूरत है। हमें नेचर को उतना इम्पोर्टेंस, उतनी तवज्जो या उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितने कि वो लायक हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है आपके लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर यूज़ हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि मेटाफर होता है एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा कंपैरिजन है ये किस तरीके का कंपैरिजन है जहाँ पे डायरेक्ट जो दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती किसी भी वे में। जैसे अगर हम ये एग्जांपल मैंने कई मर्तबा दिया है कि फ्रीडम इज़ स्वीट, तो फ्रीडम और स्वीट जो होते हैं आप उसको एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। हम लोग स्वीट की कैटेगरी में रख सकते हैं मिठाइयों को, जैसे घेवर हो गई, फीनी हो गई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। तो ये अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ हैं, इसे हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ले, बर्फ़ी, फ्रीडम, ये कैसे आ गया इस कैटेगरी में? नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के किसी भी तरीके से एक कैटेगरी के चीज़ें नहीं हैं, तो एकदम अलग अलग हैं। फ्रीडम एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इन दो एकदम अलग और अलग थलग चीज़ों के बीच में एक कंपैरिजन जब किया गया है तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता है, कि जब एक दूसरे से लेना देना ना हो। जब ये कंपैरिजन होता है तो एक एक बहुत ही ज़्यादा अर्थ वाली बात आती है, बहुत एक मीनिंगफुल बात आती है कि फ्रीडम जो होती है ना, जब आप आज़ादी आपको मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी वही लगती है आपको, बिल्कुल ऐसा अनुभव देती है जो मिठाई खाने पर जो हमें एक अनुभव होता है ना, एक तृप्ति सी मिलती है। तो इसलिए ये तुलना की गई है, एक अर्थ निकल कर आता है इस तुलना से, ठीक है। भले ही डायरेक्ट तुलना नहीं है लेकिन इससे एक बात निकल कर आती है, एक समझ बनती है, राइट। यही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर जो मेटाफर है ना, वो क्या मेटाफर है? जो ट्रीज़ है ना, ट्रीज़ को किससे किया गया है? वुमन से, यानी महिला या औरत से।
ट्रीज़ को कंपेयर किया गया है वुमेन से कि जो ट्रीज़ के माध्यम से औरतों के बारे में बताया गया है, यानी ट्रीज़ के साथ यहाँ जो जो भी हो रहा है, पेड़ों के साथ जो जो भी हो रहा है, जिस तरीके का एक सफोकेशन, जो घुटन एक पेड़ को महसूस होती है, कहीं ना कहीं उसी तरीके की घुटन एक औरत को भी महसूस होती है, क्योंकि उसे वो आज़ादी नहीं मिलती जिसके वो लायक है। इसी बारे में यहाँ बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर हमें अरे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये कि एजॉन रीच जो है फेमिनिस्ट है, तो ये फेमिनिस्ट है, तो यहाँ पर इन्होंने, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन में आए कि किस तरीके से वो एक फेमिनिस्ट पोएट है, तो ये भी हमारा यहाँ पॉइंट क्लियर हो जाता है कि फेमिनिस्ट पोएट किस तरीके से हैं इस पोएम में, क्योंकि उन्होंने ट्रीज़ को बेसिकली कंपेयर, जो एक मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है विमेन के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो पहली तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो क्यों है, क्योंकि फीमेल, यहाँ पर उन्होंने विमेन के बारे में बात की है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर रेडिकल की बात भी है कि वो एक रेडिकल पोएट है। क्या मीनिंग बताया मैंने रेडिकल का? एक क्रांतिकारी, यानी इस तरीके की कोई बात पर चर्चा करना, किसी विषय पर बात करना जो एक बहुत बड़ा बदलाव या तो लेकर आ सके, या भले बदलाव भी अगर ना आए तो इतनी बड़ी बात वो हो, इतनी मजबूत बात हो जिसके लिए हर कोई कहने के लिए आसान ना हो। तो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये कि औरतों को वो आज़ादी नहीं दी जाती है जिसके वो लायक हैं। उन्हें बांध कर रखा जाता है घर पे, एक तरीके से उन्हें बहुत ही सफोकेशन महसूस होता होगा जैसे एक पेड़ को होता है। तो इसलिए भी ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है दैट हाउ शी इज़ अ रेडिकल पोएट। किस तरीके से ट्रीज़ को वो एक्सप्लेन करती हैं आगे चल के, तो इसे अच्छे से समझिएगा ताकि ये क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। चलिए अब बिफोर यू रीड, ये भी आपके इस पोम के अंदर बिफोर यू रीड में ये लिखा हुआ है कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़, क्या कोई भी जंगल ऐसा हो सकता है जहाँ जो पेड़ ना हो? नहीं, ये संभव ही नहीं है। वो फॉरेस्ट ही नहीं कहलाएगा जहाँ पर पेड़ ही नहीं है। वो किस बात का जंगल है ना? वेयर आर द ट्रीज़ इन दिस पोम एंड वेयर डू दे गो। अब इसमें आपको ये भी पूछा गया है कि इस पोम के अंदर जो पेड़ हैं वो कहाँ पर हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं। अब दोनों ही, या कहना चाहिए तीनों ही सवालों का जो उत्तर है आपको मिल ही जाएगा इस पोम को पढ़ के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी पोम है, बहुत ही मीनिंगफुल पोम है। प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से समझिए, ये आपकी लाइफ से भी बहुत रिलेटेबल है। एंड सिंस यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ चीज़ें समझना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो इसे भी ज़रूर अच्छे से समझिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंजा नंबर 1। द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। मतलब ट्रीज़ इनसाइड, यहाँ इनसाइड क्या है? देखिए हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड ध्यान से समझिएगा। इनसाइड क्या है? इंडोर मान लीजिए, या फिर हाउस, या घर भी लिख सकते हैं आप, है ना, होम, या कोई भी बिल्डिंग, ऑफिस, कैसा भी, मतलब हम लोग उनको घरों या बिल्डिंग के अंदर लेकर आ गए। तो इनसाइड क्या हुआ? इंडोर, हाउस, होम, राइट? ये हो गया इनसाइड। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। घर में जो पेड़ पौधे हैं वो बाहर जा रहे हैं, अब धीरे धीरे निकल के बाहर जा रहे हैं जंगलों की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वही जंगल जो इन दिनों बिल्कुल, पहले शाब्दिक अर्थ समझिए फिर मैं पूरा डिटेल में मीनिंग बताऊंगी। वही फॉरेस्ट, वही जंगल जो इन दिनों पूरी तरीके से खाली थे, क्योंकि जंगलों में तो पेड़ बचे ही नहीं है ना, तो खाली थे। Where no birds could sit, no insect hide, यानी कोई भी पक्षी वहाँ पे, कोई भी चिड़िया वहाँ बैठ नहीं सकती थी। जंगल, अगर आपने कोई जंगल देखा है तो मैं बता दूँ सबसे सुंदर, ऑफ कोर्स जंगली जानवरों का खतरा रहता है ऑब्वियसली, लेकिन इतना सुंदर आपको शायद ही कुछ और लगे जितना एक जंगल होता है। इतना नेचुरल होता है, इतना ज़्यादा, जो चिड़ियाएँ उनकी जो चींची भी होती है और जो नज़ारे होते हैं इतने खूबसूरत होते हैं ना स्टूडेंट्स की क्या ही बताएं। तो उसको वर्ड्स में तो एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। या फिर जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, वो नेशनल पार्क्स ही जंगल ही होते हैं। तो आप अगर कभी जाने का मौका मिले, कभी आपने देखा हो, बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या, अलग अलग कारणों की वजह से इन पेड़ों को काट रहे हैं। कभी बिल्डिंग्स बनानी है, कभी घर बनाने हैं, कभी मॉल्स बनाने हैं, या फिर
बाकी चीज़ों की ज़रूरत, जैसे पेपर वगैरह इन सब की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी पेड़ काटने पड़ते हैं। तो हम जो है जंगलों का सफाया करते हुए चल रहे हैं। अब आप जंगल काट देंगे तो जो चिड़िया जहाँ बैठती है वो कहाँ बैठेगी? जो छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कभी कहीं छुप जाते हैं, कभी कहीं भाग के दौड़ के छुप जाते हैं, बंदर कहीं चढ़ जाते हैं। ये जो अटखेलियाँ होती हैं, ये जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब जानवरों की, वो तो ख़त्म ही हो गई, है ना? तो ये एक ब्यूटी थी इन जंगलों की, वो तो आपने सब ख़त्म ही कर दी। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, यानी कोई भी जो सन है यानी सूरज है ना, जो पहले जब ऊपर चढ़ता था तब शैडो भी पड़ती थी, तो एक ना ऐसा लगता था कि पेड़ों से, उनकी पत्तियों से होकर धूप की किरणें छनती हुई ज़मीन तक पहुंच रही हैं। वो सब भी ख़त्म हो गया है, वो सब भी नहीं बचा। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. और वो सभी जंगल जो रात को भी, भाई दिन में भी नहीं रहते थे, रात में भी पेड़ नहीं है, एकदम खाली रहता था, रात को भी एकदम सन्नाटा लगता था। लेकिन अब चूंकि पेड़ जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, मूविंग आउट, बाहर जा रहे हैं, कहाँ? जंगलों में जा रहे हैं। तो ये जंगल जहाँ दिन और रात वो खाली रहते थे, कल सुबह तक वो फिर पेड़ों से भर जाएंगे, फिर पेड़ों से भर जाएंगे। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये संभव है? ट्री के क्या पैर होते हैं, हाथ पैर होते हैं? नहीं होते। वो जहाँ पर उन्हें बोया जाता है एक पौधे को, वहाँ पे वो बढ़ सकते हैं, वहाँ पर वो फैला सकते हैं अपनी ब्रांचेस को, टहनियों को। लेकिन क्या वो चलकर कहीं और जा सकते हैं? क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फिर ये कैसे कह रही है ये एड्रियान रीच के जिस जंगल में पहले पेड़ खत्म हो गए थे, पेड़ थे ही नहीं, जो दिन में भी रात में भी एकदम सुनसान पड़ा रहता था, अब कल सुबह तक उन्हीं जंगलों में फिर से पेड़ आ जाएंगे और वो जंगल पेड़ों से भर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है पेड़ जो हैं बाहर जाने लगे हैं बिल्डिंग्स से, घरों से। तो ये क्यों कह रही हैं वो? बेसिकली ये कैसे संभव है? बेसिकली क्या कह रही हैं? The poet says that the trees are moving out of the confines of the houses into the open forest. This is unrealistic as trees are immovable, and hence we realize that the poem has a symbolic meaning. We interpret that trees refer to females who have healed themselves and are ready to move out of their homes into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. अब यहाँ बेसिकली यही बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संभव नहीं है पेड़ों के लिए कि अपने आप वो चलकर कहीं चले जाएं, वो इमूवेबल होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, सिर्फ बढ़ सकते हैं। तो वो धीरे धीरे अगर उनकी बात कर रहे हैं तो इससे ये संभव नहीं है कि वो चले जाएं। तो इसीलिए हमको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ जो है पेड़ को पेड़ नहीं एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है बेसिकली, या ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि एक स्त्री को पेड़ के रूप में दर्शाया गया है कि ये वही स्त्री है, वही औरत है जिसने अब अपनी जो एक क्वालिटी है वो पहचानी है, जो जानती है अब कि मैं अगर यहीं इन्हीं बंद दीवारों के भीतर अगर रही तो मैं भी मुरझा जाऊंगी, और मैं भी जो मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो प्रतिभा है, वो इसी कन्फाइंस में, इन्हीं दीवारों के अंदर दब के रह जाएगी। इसलिए अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। Further, she adds that the forest has been empty for the past many days, and so no birds can be seen as they do not have any trees to sit on insects can be seen as they do not have any shelter, and the sunlight cannot form any shadows. The forest of humanity has remained empty for many days but will soon be full and bright. अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि आगे एड्रियान रीच यही कहती हैं कि जो जंगल हैं एकदम खाली हो चुके हैं, जो जंगल है वहाँ पर ना तो, चूँकि वहाँ पेड़ नहीं है तो वहाँ कोई चिड़ियाएँ भी नहीं बैठ सकती, इंसेक्ट्स भी अपना घर नहीं बना सकते, शेल्टर नहीं बना सकते, और ना ही पेड़ नहीं होने की वजह से कोई सूरज आके कोई किसी तरीके की शैडो या छाया भी नहीं दे सकता, राइट? छाया भी कब बनती है? जब कोई पेड़ हो और फिर सूरज, जब ये दोनों ही होते हैं तभी छाया बन सकती है ना, वरना छाया कैसे बनेगी? तो वो कोई शैडो भी नहीं बन सकती, और इसीलिए जो सब खाली पड़े हुए हैं ना ये सारे जंगल, वो कल सुबह तक भर जाएंगे। अब इसका डिटेल में और भी डीपर मीनिंग जो है वो हम आगे देखेंगे। ये है इसका हिंदी अनुवाद, जहाँ यही बताया हुआ है कि दिनों से महीनों से खाली पड़े हुए जंगल कल सुबह तक अब भर जाएंगे। अब कैसे भर जाएंगे, आइए देखते हैं।
स्टैंजा 2 है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब डिसएंगेज का मतलब क्या होता है? डिस इंगेजमेंट समझते हो, इंगेज होना, किसी से मिलना, डिसएंगेज किसी से दूर हो जाना, ठीक है, रिमूव। तो डिसएंगेज का मतलब होता है एक किस्म की दूरी। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? सारी रात जो रूट्स होती है ना, जड़, सारी रात जो जड़ होती हैं वो अपने आप को वेरांडा, वरांडा बरामदा, बरामदा के जो फ्लोर होता है ना, फर्श होता है, वहाँ से अपने आप को सेपरेट करने की, दूर करने की अपने आप को कोशिश करते रहते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है? आपने देखा है कि क्रैक्स आ जाते हैं धीरे धीरे। अगर आप कभी कोई भी ऐसा पेड़ उगाओ जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो धीरे धीरे वो जड़ें फैलती फैलती क्या होती हैं, आपका जो फर्श है ना उसमें भी दरारें आने लग जाती हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं जड़ या रूट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होता है, ये जो क्रैक्स आते हैं ना, ऐसा फील होता है मानो पेड़ अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है इस जगह से। इसका यही अर्थ है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। अब यहाँ स्ट्रेन का क्या मतलब है? कोई स्ट्रेस देना या प्रेशर देना, यानी जोर लगा के। तो यहाँ पर जितनी भी पत्तियाँ हैं, वो जो भी कांच की खिड़कियाँ हैं ना, वहाँ पे प्रेशर दे रही हैं। मतलब जब पेड़ बढ़ता है तो वो धीरे धीरे फैलता फैलता कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है आपके घर में, बेसिकली वो बताया जा रहा है। तो जैसे कोई क्रीपर है, यानी बेल, बेल समझते हैं ना, फैलती चली जाती है, बेल जो होती है, क्रीपर कहते हैं इसको, क्रीपर कहा जाता है। तो बेल फैलती फैलती कहाँ तक चली जाती है, और कई बार इतनी घनी हो जाती है कि उसको और ज़्यादा फैलने की जगह नहीं मिलती, लेकिन ग्रो तो वो कर ही रही होती है, बढ़ तो रही होती है। तो बढ़ती रहती है और फैलने को जगह नहीं मिलती, तो क्या करती है, एक ही जगह पर ऐसा लगता है मानो वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रही हो। तो ऐसा लगता है जैसे मानो खिड़कियों पर जो कांच होता है उस पर एक जोर लगा रही है ताकि वो कांच टूट जाए। टूटते ही वो क्या होगा, एकदम बाहर चली जाएगी। मतलब एक तरीके से ऐसा महसूस होता है मानो ये जो पेड़ पौधे और इनकी पत्तियां हैं ना, बाहर जाने की, घर से बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी टहनियाँ जो होती हैं। स्टिफ विथ एक्सर्शन, और एक्सर्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा काम की वजह से या बहुत ज़्यादा आप एफ़र्ट जब लगाते हो, फिर एक किस्म का थकान हो जाती है। तो एक्सर्शन बेसिकली होता है बहुत एफ़र्ट लगाना या हार्ड वर्क करना। तो जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इस तरीके के एफ़र्ट लगा के बहुत ही स्टिफ सी हो गई हैं। यानी ऐसा लगता है, कई बार अगर आपने देखा भी हो, पेड़ की टहनियों को आगे बढ़ने की जब जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो ग्रो होती रहती है लेकिन फैलने की जगह नहीं मिलती, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो अपनी तरफ से पूरा एक जोर लगा रही हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, राइट। तो इसी तरीके की बात हो रही है कि चाहे रूट्स हैं, चाहे जड़, पत्तियाँ, टहनियाँ, मतलब पेड़ का हर हिस्सा जो है ना, वो जोर लगा के एकदम ऐसा लग रहा है कि इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस शफलिंग अंडर द रूफ। ये लॉन्ग क्रैम्प्ड का मतलब दे रखा है रिस्ट्रिक्टेड, यानी रोका हुआ, मतलब अलाउ नहीं करना किसी को कुछ काम करने से, ठीक है। बाउस का क्या मतलब होता है? ब्रांच, अगेन एक टहनी। और शफलिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग या शफल करना, इधर से उधर होना। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, यानी डिस्चार्ज का मतलब जिसे छोड़ दिया गया हो। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। हाफ डेज्ड का मतलब क्या होता है? एकदम स्टन, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा, डेज्ड का बेसिकली मतलब होता है पूरी तरीके से होश में जब आप नहीं होते, हल्की सी एक बेहोशी की सी जो हालत होती है। तो यहाँ बेसिकली ये मतलब बताया गया है कि पहली लाइंस में ये बताया गया है कि पेड़ किस तरीके से जोर लगा रहा है अपने आप को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब पेड़ एक्चुअल में कहाँ उगा हुआ है? यहाँ घर के अंदर जो रखा हुआ है ना पेड़, उसकी बात है। तो ये बेसिकली बताया गया है कि इस पेड़, इस चार दीवारी के भीतर, इस छत के नीचे, ये जो पेड़ है ना, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, हर तरीके से इधर उधर अपनी जो उसकी जो टहनियाँ हैं, हर तरीके से इधर से उधर करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और उनको देखकर ऐसे लगता है मानो अभी अभी कोई पेशेंट जो है ना, उसे डिस्चार्ज मिला हो। कई दिनों से कोई ऐसा पेशेंट या ऐसा मरीज़
जो हॉस्पिटलाइज्ड है और अभी अभी उसे डिस्चार्ज मिला है कि हाँ भाई तुम जाओ, तो बहुत दिनों बाद जब ऐसा व्यक्ति जब जिसको डिस्चार्ज मिलता है तो देखा जाए थोड़ा, क्योंकि वो रिकवर हो रहा होता है बीमारी से, ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज मिल गया तो एकदम फुल ऑन एकदम फिट हो गया, नहीं, इसका मतलब ये है कि अब घर जा सकता है बस। तो अभी भी उसकी हेल्थ जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो एकदम तंदुरुस्त रहे। तो जब वो डिस्चार्ज उसको मिलता है तो किस तरीके से जाता है, इतना थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा होता है, हल्की सी बेहोशी की सी हालत में। तो ये हालत किसकी बताई गई है, ये जो टहनियाँ है ना पेड़ों की, उनको ऐसे ही बताया गया है कि इस तरीके से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मान लो अभी अभी कोई पेशेंट, अभी अभी कोई मरीज़ डिस्चार्ज होके बाहर निकला है और क्लिनिक के डोर्स की तरफ जा रहा है कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि जो बंदा इस हॉस्पिटलाइज हुआ रहता है ना स्टूडेंट्स, उसको उतनी जल्दी ही रहती है वहाँ से बाहर निकलने की, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। और यहाँ पर जो पेड़ हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो और पेड़ों का घर क्या है, जंगल, फॉरेस्ट है पेड़ों का घर, जहाँ से हम उन्हें तोड़ तोड़ के लेकर आ गए हैं, उखाड़ उखाड़ के लेकर आ गए हैं और अपने घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्हें उगा लिया है। इसीलिए वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने घरों की ओर भाग रहे हैं, बिल्कुल उस मरीज की तरह जिसे अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है और वो भाग रहा है क्लिनिक के दरवाजे की तरफ कि कब मैं उस दरवाजे तक पहुंच जाऊं, कब उस दरवाजे को खोल लूं और कब अपने घर पहुंच जाऊं। The poet explains the struggle by the plants to reach the forest. She says that the roots worked for the whole night to separate themselves from the veranda floor. The leaves tried hard to reach the window of glass so that they could go outside. Even the small stems of the trees put much of their effort in order to set themselves free. The big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. यहाँ पूरा ये स्टैंजा जो है, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो यही बता रहा है बेसिकली कि कितना दम लगाते हैं जो रूट्स हैं, जो ट्विग्स हैं, जो लीव्स हैं, वो कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं वो चार दीवारी और छत से बाहर निकलने के लिए। We can say that women are desperate for a change and their effort is compared to that made by a patient who has been released from the hospital and he tries to move out in a hurry, although he is confused, maybe because they are half conscious and are under the influence of some medication. They are unsteady but in a hurry to leave the clinic. तो पेशेंट की हालत बेसिकली बताई गई है कि जैसे पेशेंट को दवाई दे दे के वो थोड़ा सा आधे होश में रहता है, आधे बेहोशी में रहता है, लेकिन उसको बस इतना ही ख्याल रहता है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, तो लहराता भिड़ता भिड़ता किसी भी तरह बस वो घर जाना चाहता है। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से एक फ़ीमेल के साथ इसे कंपेयर किया गया है। जैसे एक पेड़ है, उसे सारी चीज़ें देने की कोशिश की जाती है कि उसे खाद भी दी जाएगी, पानी भी दिया जाएगा, सनलाइट भी उसे प्रॉपर मिल रही है। अरे तभी तो एक सैपलिंग से वो इतना बड़ा पेड़ हो गया कि घर की छत तक पहुंच जाए, राइट। अपने आप तो वहाँ नहीं पहुंच सकता है ना। तो ये क्या कारण हुआ कि उसके बावजूद उसको सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो इस घर से बाहर जाना चाहता है। वेल, मेन कारण ये है कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हों। और पेड़ों की जगह होती है जंगल, जहाँ पर वो उस तरीके से पनप सकते हैं जिस तरीके से घर के भीतर नहीं पनप सकते। वो जो पनपना चाहते हैं, जो फ्रीडम जिस प्रकार की चाहते हैं, वो उन्हें घर की चार दीवारी और छत के अंदर नहीं मिल सकती है, वो उन्हें सिर्फ जंगल में मिल सकती है। वो एक हैबिटेट, वो एक वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक जंगल में मिल सकता है, घरों के अंदर नहीं। तो उसी तरह जो एक फीमेल होती है, एक स्त्री जो होती है, वो भी घर के भीतर एकदम उसे अगर रख देंगे तो वो किस तरीके से अपनी प्रतिभा जो है वो किसी के सामने लेकर आ पाएगी। देखिए, हर इंसान को एक फ्रीडम चाहिए होती है, हर इंसान को सोचने की फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम्हें सारी इजाज़त दे रखी है। असली फ्रीडम वो होती है जहाँ हर बार इजाज़त मांगने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार हम अपने फैसले जो सुनाना चाहते हैं, हमें इतना स्पेस मिले, इतनी जगह हमें मिले कि हम अपने फैसले सुना सकें, हर बार वो इजाज़त ना मांगनी पड़े, राइट। ये होता है असली मतलब कि आप किस तरीके से फ्रीडम चाहते हो। यहाँ महिलाओं से औरतों को इस प्रकार कंपेयर किया गया है कि वो बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन जो घर का आंगन होता है, यही कहा जाता है ना कि हर आंगन की एक शोभा बढ़ाती है एक महिला, एक स्त्री, लेकिन हमेशा उस आंगन
कहीं न कहीं वही आंगन उन्हें जकड़ के रख लेता है, बाहर नहीं जाने देता अगर वो बाहर जाना चाहती हैं। यहाँ बाहर जाने से मतलब ये है कि वो अगर अपनी पसंद से कुछ करना चाहती हैं या अपना नाम कमाना चाहती हैं, कोई काम करना चाहती हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उसकी इजाज़त मिलना या उसकी फ्रीडम मिलना। तो वो जो भी काम करना चाहती हैं, जब उन्हें वो परमिशन नहीं होती है ना, तो कहीं न कहीं उनके लिए वही आंगन जिसकी वो शोभा है, वो एक कैद की तरह लगने लग जाता है। तो जिस तरीके से पेड़ अपने आप को, अपनी जड़ों को इस आंगन से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह कहीं न कहीं एक स्त्री भी अपने आप को, एक औरत भी अपने आप को उस आंगन से कहीं न कहीं दूर करना चाहती है कि शायद मैं आगे जाऊँ, आगे बढ़ूँगी तभी मैं वहाँ पहुँच सकूँगी जहाँ मैं हमेशा पहुँचना चाहती हूँ। यानी अगर मेरे कोई गोल्स हैं, मेरे कोई सपने हैं, कुछ बनना चाहती हूँ अगर मैं, तो मैं तभी बन पाऊँगी जब मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त हो, लेकिन वो इजाज़त नहीं मिल पाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो खिड़की दरवाज़ों की बात हुई है, छत की बात हुई है, जहाँ पे इस पेड़ की टहनियाँ या पेड़ के पत्ते जो हैं, वो ज़ोर लगा रहे हैं, तो बेसिकली है कि जो खिड़की दरवाज़े हैं, देखा जाए तो वो आपको बाहरी दुनिया को दिखाते हैं कि अगर हम खिड़की दरवाज़ों के थ्रू पूरी दुनिया को अंदर से देख सकते हैं, लेकिन उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, दूर हैं। तो कहीं न कहीं एक स्त्री भी चाहती है, एक महिला का भी ये सपना होता है कि मैं उस दुनिया में जाके मिलूँ, उसे देखूँ, उसके अंदर जो मैं करना चाहती हूँ मैं वहाँ जाके करूँ। लेकिन चूँकि ये खिड़की दरवाज़े एक तरीके की सलाखें हैं जो मेरे सामने हैं, मेरे लिए वो फ्रीडम नहीं है। तो यही कहना चाहिए कि सिर्फ़ देखने भर तक की इजाज़त ही है, बाहर जाकर कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ये समझ लीजिए, जिस समय ये पोएम लिखी गई थी, ये कोई अभी रिसेंटली नहीं लिखी गई है, कुछ समय पहले की ये बात है जहाँ पे औरतों को उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ़ घर में ही रखा जाता था। लेकिन अगर हम आज के समय की भी बात करें, आज भी ऐसा बहुत जगह होता है जहां औरतों को बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं होती या उन्हें पढ़ाई लिखाई की भी इजाज़त नहीं होती है। तो यहाँ पर एक औरत का मतलब सिर्फ वही औरत नहीं है कि कोई बड़ी या मैच्योर महिला, किसी भी तरीके की फ़ीमेल, चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी बताया गया है कि वो भी चाहती है कि बाहर जाऊँ, पढ़ूँ, फ्रेंड्स बने, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस होता है पूरा का पूरा। जब हम कहीं जाते हैं या स्कूल में ही जाते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ कोई ना कोई किस्से होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक एक्सपीरियंस बनता है, तो आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिलता है, अर्थ मिलता है। लेकिन जब आप सिर्फ एक ही जगह टिके रह जाते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ नया करने को नहीं होता, और जिसकी वजह से आपके जीवन को कोई अर्थ नहीं मिल पाता। अर्थहीन सी लगती है कि अब क्या करें, नया दिन आ गया लेकिन उस दिन में अब क्या करें। एक ही एक काम रोज नहीं किया जा सकता है किसी से भी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक महिलाओं के जीवन में सिर्फ एक ही काम था, और वो था किचन का। तो इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक पेड़ को बाहर निकलने की बात जो बताई गई है ना, कि वो किसी भी तरह कोशिश करके बाहर निकलना चाहता है, औरतों की भी एक वही हालत है कि वो बाहर निकलना चाहती हैं, दिन रात कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और चूँकि वो बाहरी दुनिया से उनको इतना मुखातिब होने का, इतना उनका कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है कि वो बाहर जाकर क्या करेंगी, क्योंकि उन्हें कभी पता चलने ही नहीं दिया गया है। लेकिन एक ऐसे पेशेंट की तरह जिसे अभी-अभी एक डिस्चार्ज मिला है, उस पेशेंट की तरह आधे होश में और बेहोशी में वो बाहर जाना चाहती हैं और जानना चाहती हैं कि क्या है दीवार के उस पार, इस दरवाजे के उस पार, इस खिड़की और इस छत के उस पार। ऐसा क्या है कि मुझे वहाँ पर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि बाहरी दुनिया होती कैसी है, क्योंकि मैं वहाँ जाने के लायक तो हूँ ही, क्योंकि मैं भी उतनी ही इंसान हूँ जितना कोई भी आदमी है, कोई भी पुरुष है। तो मुझे भी वहाँ जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो बेसिकली इसी तरीके से एजान रीच ने जो है एक फ़ीमेल को यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से पेड़ों की अपनी एक जगह है ना, औरतों की भी उस तरीके से एक जगह है। पेड़ों की जगह है जंगल, तो ऐसा नहीं कि औरतों की जगह जंगल है। औरतों की जगह ये दुनिया है, ये संसार है। आप उन्हें अगर घर में बंद करके रख दोगे तो वो उस तरीके से एक नहीं डेवलप हो पाएंगी, उस तरीके से ग्रो ही नहीं हो पाएंगी जैसे किसी भी इंसान को होने की इजाज़त है, राइट।
तो उसी के बारे में बात कर रही हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है आपके बेटर समझाने के लिए। आई होप यहाँ तक की पोम आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा 3 है, आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines. अब यहाँ पर देखिए scarcely का मतलब होता है barely या hardly, यानी मामूली के तौर पे यहाँ पर ये शब्द का यूज़ हुआ है। डिपार्चर का मतलब है जाना, ठीक है। तो इसका मतलब है आई सिट इनसाइड। ये पोएट जो है एड्रियान रीच, आए का मतलब वही है। एड्रियान रीच जो है वो घर के अंदर बैठी हुई हैं, दरवाजे खुले हैं, वरांडा के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे ख़त लिख रही हैं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जहाँ मैंने शायद ही ये जो पेड़ है ना जो जंगल की तरफ जा रहे हैं, सॉरी नॉट पेड़, जंगल जो है ना, फ्रॉम द हाउस, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मतलब पेड़ जो हैं वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए शायद ही कुछ मेंशन किया होगा। यानी बेसिकली ये बताया जा रहा है कि मैंने बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा ही कुछ मेंशन किया है अपने लेटर्स के अंदर इन फॉरेस्ट्स के बारे में। क्या फॉरेस्ट के बारे में क्या मेंशन, क्या बात हो रही है फॉरेस्ट को लेकर, यही ना कि फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट बेसिकली ट्रीज़ हैं, trees that are inside, ठीक है। तो यहाँ जो फॉरेस्ट इस्तेमाल किया गया है वो उन पेड़ों की बात की जा रही है जो घर के अंदर है। तो ये पेड़ जो घर से बाहर जा रहे हैं उनके बारे में कोई मामूली सा ही कोई जिक्र किया है एड्रियान रीच ने अपने लेटर्स में। ऐसा क्यों, मामूली सा जिक्र क्यों किया है? द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स। यहाँ मतलब क्या है कि रात बस अभी अभी ताज़ा ही शुरू हुई है। कहते हैं ना रात अभी जवान है, मतलब मून अभी अभी उगा है, ठीक है। और पूरा जो चंद्रमा है वो एकदम शाइन कर रहा है। In a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब lichen का मतलब क्या है? Crusty patches of bushes of fungus and algae on tree trunks having a distinct smell. अगर आपने कई बार गौर किया हो तो जो पेड़ों के जो तने होते हैं उस पर जाले जैसा या फंगस जैसा एक धब्बा सा होता है। ये पेड़ों के तनों पर भी होता है, पत्तियों पर भी होता है, टहनियों पे होता है। और ये जो एल्गी या फंगस जैसे फंजाई जैसा जो होता है, इसकी अपने आप की एक महक सी होती है, ठीक है। तो ये पूरी महक जो है, और पत्तियों की भी अपने आप की एक महक होती है जो रात में ज़्यादा हमें स्ट्रांगली महसूस होती है, ठीक है। तो इस महक की बात यहाँ बेसिकली की जा रही है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो चंद्रमा है, जो चाँद है, वो अभी खुले आसमान में चमक रहा है। हल्की हल्की भीनी भीनी सी पत्तियों की और इस लीशन की महक आ रही है। और स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो भी हो रहा है ना, ये आवाज़ बनकर कमरों तक पहुँच रहा है। अब ये आवाज़ बन के कमरों तक कैसे पहुँच रहा है? बेसिकली यहाँ बात ये बताई जा रही है, पूरा जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना ये, कि किस तरीके से कहाँ पेड़ हैं, कहाँ पौधे हैं। तो यहाँ पे एड्रियान रीच ने जो पेड़ हैं किससे कंपेयर किया है? औरत से। और एड्रियान रीच अब खुद के बारे में बात करने लग गई हैं कि मैं जब लेटर्स लिख रही हूँ तो मैं इन पेड़ों के बाहर जाने की बात नहीं कर रही। मैं ये बात बिल्कुल अपने लेटर्स में लिख ही नहीं रही हूँ कि ये पेड़ बाहर कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। मैं तो क्या देख रही हूँ, मैं तो इस चाँद को एंजॉय कर रही हूँ। कितना सुंदर चाँद है, कितनी बढ़िया रात है, कितनी सुंदर और खुशबूदार पत्तियाँ हैं। मैं तो इसके बारे में बात कर रही हूँ। और ये खुशबू भीनी भीनी घर के अंदर आ रही है, कमरे में आ रही है। तो यहाँ एकदम अलग ही एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पहले जहाँ पेड़ बाहर जाने की बात कर रहे थे, अब ये बात कर रही हैं कि घर के अंदर क्या चीज़ आ रही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The poet says that she is sitting on her veranda writing long letters. She does not mention the trees leaving her house in her letters. She says that the night is very clear. She can see the complete moon which is shining. The smell of leaves and lichens is like a voice that is yelling and expressing a desire for freedom from the confines of the house.
बेसिकली यहाँ पर ये क्या बात हो रही है, ये जो महक है ये किसके बारे में बात कर रही है। यहाँ पर अब जो पहले एक बात हो रही थी पेड़ की, एक बात हो रही थी विमेन की, ठीक है, पेड़ को विमेन के तौर पे दर्शाया जा रहा था, और अब खुद विमेन ही बात कर रही है पेड़ की। और क्या बोल रही है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, मैं तो ये नज़ारे देख रही हूँ बाहर के, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कितना प्यारा सा ये रात, ये जो रात है कितनी प्यारी है, ये जो चाँद है कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जो महक एक आ रही है ना पत्तियों की और स्लीशन की, ये महक मानो महक नहीं है, ये महक जो है एक आवाज़ है जो कह रही है कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें फ्रीडम की तलाश है। क्योंकि ये जो महक है वो सिर्फ घर के अंदर तक रहने के लिए नहीं है, वो बाहर के लिए है। जैसे चंद्रमा है, चाँद है, उसकी जो रोशनी होती है वो क्या, मतलब चांदनी जिसे कहते हैं, क्या वो एक या दो जने के लिए है? अगर हमारा बस चले तो सच में हम भी चाँद तोड़कर हमारे घर के अंदर लाकर ही कैद करके रख लें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन पेड़ पौधों पे हमारा बस चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे को उठा के अपने घरों के भीतर लेकर आ जाते हैं, और फिर उनकी वो केयर, वो रखवाली नहीं कर सकते जो होनी ज़रूरी है। इसलिए होता क्या है स्टूडेंट्स, ये ऐसा लगता है मानो ये पेड़ ही बोल रहे हों कि हमें बाहर जाने दो, क्योंकि हमारी जगह वो है। सिर्फ एक महिला ही है जो इस बात को समझा पा रही है, क्योंकि महिला यहाँ पे, क्योंकि ट्री का कंपैरिजन एक फ़ीमेल से हो रहा है, तो एक फ़ीमेल ही जो है, एक स्त्री ही जो है, वो ये अंडरस्टैंड कर रही है कि ये जो खुशबू है ना, वो खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं है जिसे आप इंजॉय कर रहे हो। मेरी नज़र में ये खुशबू एक आवाज़ है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दिया जाए, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, ताकि ये जो रोशनी जो तुम लोग इंजॉय कर रहे हो ना, मैं भी उस रोशनी को, ये जो चाँद की रोशनी है, ये जो सुंदर रात है, ये जो शाम है, जिस तरह से आप लोग इसे इंजॉय कर रहे हो, एक इंसान इंजॉय कर रहा है, ये पेड़ भी इंजॉय कर सके। बेसिकली ये है, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें सेम यही बात समझाई गई है कि किस तरीके से जो पेड़ है बाहर निकलना चाहते हैं, और किस तरीके से ये जो फीमेल, ये जो पोएटेस हैं, इस बात को समझ रही हैं। स्टैंजा 4, My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब इसका क्या मतलब है? My head is full of whispers. Whisper का मतलब होता है एकदम फुसफुसाना, एक दूसरे के कान में फुसफुसाना। तो मुझे जो ये आवाज़ है, एड्रियन रीच ही बोल रही हैं, पोएटेस ही बात कर रही हैं कि मेरे कानों में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही है, मेरे सर में ना वही फुसफुसाहट चल रही है। किसकी? लीव्स और लीशन की जो ये महक आ रही है ना, वो महक मानो कह रही हो कि हमें यहाँ से बाहर निकलने दो। और ये बात बार बार मेरे कानों में और मेरे दिमाग में गूंज रही है, विश टुमारो विल बी साइलेंट। लेकिन कल ये आवाज़ें गायब हो जाएंगी। क्यों गायब हो जाएंगी? क्योंकि जो पेड़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे? जंगल चले जाएंगे। तो जब जंगल में चले जाएंगे तो पेड़ तो घर में रहेंगे ही नहीं। लिसन, अरे सुनो, देखो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो सुनो, जो ग्लास है, जो कांच है, वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। स्टम्बल का मतलब होता है ट्रिप ओवर, मतलब लड़खड़ा के गिर जाना। तो देखिए, जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लड़खड़ाते हुए क्यों? क्योंकि आसान नहीं है ना आगे बढ़ना, इतनी दीवारें हैं, तो उनको तोड़ फोड़ के धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे हैं। Into the night, winds rush to meet them. रात के इस अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हवाएं हैं वो और भी तेज़ी से चल रही हैं, मान लो इस तरीके से आ रही हूँ इनकी तरफ कि मानो इनका स्वागत करने के लिए बढ़ रही हूँ आगे। यानी इस तरीके से ये हवाएं बह रही हैं कि मानो ये जो पेड़ आ रहे हैं, हवाएं कहाँ हैं? घर के बाहर। पेड़ कहाँ है? घर के अंदर। तो जैसे ये दीवार को तोड़कर पेड़ बाहर निकले, इतनी बढ़िया हवा चली, मानो लग रहा हो इन पेड़ों के बाहर निकलने पर इनका स्वागत कर रही हूँ। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ऐसा लग रहा है कि जो ये जो मून है, जो चांद है, वो एक शीशे की तरह टूट गया हो। शीशे की तरह क्यों टूट गया हो? बेसिकली ये जो मून है, अब जैसे ही पत्तियाँ, ये पेड़ पौधे ये आ गए, तो इस तरीके से
इस तरीके से ऐसा लगता है कि मानो ये जो पेड़ है ये इसमें भी दरार, ये जो चांद है उसमें दरारें पड़ गई हों। तो पहले ये चांद कैसा था, कोरा चांद था, लेकिन जैसे ही पत्तियां और ये जो पेड़ पौधे ये जब बाहर निकल गए घर से बाहर, तो चांद के सामने आ गए, और चांद के सामने आ गए तो कुछ इस तरीके से हो गया, और मानो ऐसा लग रहा है कि जो चांद है वो भी टूटे हुए शीशे जैसा हो गया, उसमें भी दरार आ गई। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Oak क्या होता है स्टूडेंट्स? A large strong tree generously used for making furniture, यानी oak tree पेड़ जो होता है, इसके बांज का भी पेड़ भी बोलते हैं इसको, जो फर्नीचर बनाने के काम आता है। बहुत ही बड़ा पेड़ होता है बेसिकली। तो ये पेड़ जो है ना, आप मान लीजिए ये वाला पेड़ यही ओक ट्री ही है, और ये ओक ट्री जो बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो ये जो चांद है ना, इस ओक ट्री के क्राउन यानी ताज जैसा लग रहा है, कि मानो इस पेड़ पर एक ताज पहना दिया गया हो। और वो ताज कौन है? वो ताज है ये चंद्रमा। तो ये बिल्कुल एक ताज की तरह लग रहा है। और ये जो पिक्चर है ना, ये जो इमेजरी है, इसी के लिए पेड़ बने हैं, इसी के लिए ये मून जो चांद है वो बना है। इन्हें आप एकदम अपने घर में जेल में बंद करके नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सही जगह है वो क्या है? बाहर खुले वातावरण में, वही इनकी जगह है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Her head is full of the slow sounds made by the trees which are desperate to move out. These sounds will not be heard the next day. यही कि इस कवित्री, ये जो पोएटेस हैं एड्रियन रीच, इनके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा है, हर वक्त यही आवाज़ें आ रही हैं कि बाहर कि पेड़ कह रहे हैं कि उन्हें बाहर जाना है। और ये आवाज़ें कल तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि कल ये पेड़ जो हैं बाहर निकल ही जाएंगे। The poet asks the reader to listen carefully as a change is about to take place. अब ये ध्यान है, यहाँ पर ये वर्ड आया listen। ये listen का क्या मतलब है? अरे सुनो, ये किसे कह रही है? रीडर को कह रही है कि अरे सुनो सुनो, देखो देखो, तोड़ दिया वो कांच, तोड़ दी वो दीवार, और तोड़ दिए वो छत, और बाहर निकल गए हैं ये पोएट। ये सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं बाहर निकल गए हैं। तो सुनो, she hears the glass window breaking and the trees stumble out in the night. The wind is blowing outside. It meets the trees. The moon is like a mirror and it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree divides the moon into many fragments. इसका यही मतलब है कि ये जो मैं आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद भी लगा देती हूँ। बेसिकली इसका यही मतलब है कि जब पोएटेस कह रही कि अरे सुनो, तोड़ दी सारी दरवाजे, तोड़ दिए उन्होंने ये कांच, तोड़ दिए उन्होंने सारी छत, और ये, और ऐसा लग रहा है मानो हवाएं जो हैं इनका स्वागत कर रही हो कि आओ तुम अपनी उस जगह पर आ गए हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। और जो ओक ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो इतनी आगे फैल रही हैं, जो उनकी जो शैडो है, जो छाया है, वो चांद के सामने आ गई हैं, और ऐसा लग रहा है मानो चांद के टुकड़े हो गए हों, और ऐसा लगता है कि वही चांद उस ओक ट्री का एक तरीके से ताज बन गया हो। तो ये बहुत ही सुंदर इमेजरी है जो एड्रियन रीच ने यहाँ पर क्लियर करने की, समझाने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे पेड़ बाहर कैसे निकल गए। पेड़ बाहर नहीं निकले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेड़ सिर्फ मेटाफोरिकली यूज़ किए गए हैं। बात हो रही है वुमन की। अब यहाँ पर वुमन की बात ये है कि चूँकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसका वो अधिकार रखती है, तो अब उसे चाह के या ना चाहते हुए भी वो सारे बंधन खुद ही तोड़ने पड़ेंगे। खुद ही उसको लड़ झगड़ के या और ज़्यादा दृढ़ निश्चय करके उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं गया है, क्योंकि जब जेन्युइनली वो कहीं बाहर जाना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी, समझना चाहती थी, बाहरी दुनिया को देखना चाहती थी, तब जेन्युइनली जब जाना चाहती थी उसे नहीं जाने दिया गया, बल्कि उस पर हुक्म ही चलाया गया। हमेशा एक तरीके के डोमिनेशन में उसे रखा गया, और ये भी जताया गया कि तुम्हें कितना ज़्यादा हम तुम्हें सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारे सारे सुख साधन, सारी फैसिलिटीज़ तुम्हें दी गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लोग सोचते हैं कि हमारे घर में पेड़ पौधे जो हैं उनका हम कितना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, उनको सारी जो भी उनको खाद चाहिए, पानी, जो भी सनलाइट चाहिए, हम उन्हें सब दे रहे हैं।
लेकिन क्या घर के भीतर रहना ही प्रकृति है पौधों की? नहीं, उनकी प्रकृति है बाहर रहना, यानी जंगलों में रहना, यानी खुले वातावरण में बेसिकली रहना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो जितने भी जीव जंतु हैं जो उन पे बैठा करते हैं, जो छुपा करते हैं, या ये तो चलिए पोम में लिखा हुआ है, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें के लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर रखने के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो नहीं होंगे तो जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत है। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि औरतों का भी बाहर निकलना ज़रूरी है, ताकि ये जो दुनिया है वो एक बैलेंस्ड वे में चले, बैलेंस, और ये जो है संतुलन, वो संतुलन बना रहे। अगर औरतों को आप एकदम बंद करके रख देंगे तो ये जो संतुलन है दुनिया का, वो नहीं रहेगा। कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब उस समाज से जुड़ी महिलाएं प्रगतिशील होती हैं। अगर महिला प्रगतिशील नहीं होती तो वो समाज या वो घर भी प्रगति उस हिसाब से नहीं कर पाता जिस हिसाब से प्रगति होनी चाहिए। और ये बात एकदम सत्य है, ट्रू है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें भी बाहर निकलने दिया जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो एक समय के बाद वो स्त्रियां अपने आप से ये सारे बंधन तोड़ के बाहर निकल रही हैं, और उनका स्वागत करने के लिए पूरी कायनात ही आ जाती है, जैसे इन पेड़ों का स्वागत हो रहा है। और उन्हें हमेशा सजाया ही जाता है, जैसे इस ओक ट्री के सर पर एक चांद जैसा एक क्राउन हो गया है, यानी क्राउन क्या होता है? ताज। तो जैसे इस ओक ट्री के ऊपर चांद आकर बैठ गया है, मानो एक ताज ही उस पहना दिया गया हो, वैसे ही स्त्रियां जब बाहर निकल के अपना नाम रोशन करती हैं तो सीधा उन्हें उनकी ताजपोशी जैसा काम ही होता है, बिल्कुल। यानी बहुत ज़्यादा प्रगति वो करती हैं और सम्मान लेकर आती हैं, वो घर परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें बांध कर ना रखें, उनकी प्रतिभा को सबके सामने आने दें, ताकि वो भी प्रगतिशील हो और उनके द्वारा परिवार और समाज और देश भी प्रगतिशील बने। तो यही हमारा इसका एक्सप्लेनेशन था स्टूडेंट्स। ये पोम का एक्सप्लेनेशन ओवर होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है स्टूडेंट्स। और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आता है आपके लिए ये सभी टॉप कोर्सेज। और इसके अलावा देखिए CBSE बोर्ड और MP UP बिहार बोर्ड जो कि स्टेट बोर्ड्स हैं, वो भी आपके लिए है। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, दैट इज़ टू फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। अगर आपको ई-बुक्स या ई-नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर आपको www.magnetbrains.com पर विज़िट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे ईजीली। इसके अलावा चैनल से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। अब आखिर में स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अपना ध्यान आपको रखना है, तैयारी मेरे साथ एकदम आपको पक्की रखनी है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ और कहती जा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप उसे इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि एग्जाम्स में उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपके मार्क्स तभी पूरी तरीके से पक्के होंगे। आपका रिजल्ट अच्छा तो मेरा रिजल्ट अच्छा, ऑलराइट। तो अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।